नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ हिंदी टीजीटी पीजीटी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निशुल्क, जो यूट्यूब के इतिहास में पहली बार चल रहा है। अगर आप का सपना है हिंदी से शिक्षक बनने का और ये सपना अभी तक आपका साकार नहीं हुआ है, तो अपने इस सपने को साकार करने के लिए हमारे साथ जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये कोर्स टीजीटी पीजीटी का है और साथ ही हिंदी से जो और भी परीक्षाएं देने वाले हैं, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, उन सब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था आदिकाल में हम लोग प्रवेश कर गए थे। हिंदी साहित्य का इतिहास हमारा कंप्लीट हो चुका है और जिनको भी ये वीडियो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो अपडेट कर दी गई हैं। आप वहां पे जाके पूरी प्लेलिस्ट देखकर पढ़ सकते हैं। चलते हैं, आदिकाल में अभी तक हमने देखा था आदिकाल का जो नामकरण था कैसे हुआ, किसने आदिकाल का समय कहां तक माना था, शुरू की सीमा और अंतिम सीमा, साथ में आदिकाल के नामकरण की जो विशेषताएं थी, किस इतिहासकार ने किस विशेष आधार पर अपने अनुसार नामकरण किया था। जैसे कि वीर गाथा काल देखें, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, वो किस आधार पे कहा था। उन्होंने 12 पुस्तकें मानी थी, उन 12 पुस्तकों का हमने अध्ययन किया था। इसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा था। उनका आदिकाल कहने का उद्देश्य आदि तथ्य हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। बात करते हैं आदिकाल की जो विशेषताएं थी वो भी हमने देख ली थी। आदिकाल की जो विशेष पृष्ठभूमि थी, उस समय की जो युगीन परिस्थितियां थी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, इन सब स्थितियों से हम परिचित हो चुके हैं। इसके बाद हम देख रहे थे हिंदी साहित्य में जो आदिकाल है हमारा, आदिकाल में हम लोग बात कर रहे थे आलोचकों ने आदिकाल के संबंध में जो कुछ परिभाषाएं दी हैं, इन परिभाषाओं में हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो परिभाषाएं थी या जो उनके द्वारा दिए गए कथन थे आदिकाल के संबंध में, उनको हम देख चुके थे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उनसे आगे के इतिहासकारों में। बात करते हैं, पहले इतिहासकार है आज के रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं आदिकाल के संबंध में कि श्रृंगार के साथ वीर का मिश्रण यदि पश्चिम के कथा काव्यों में है, तो श्रृंगार के साथ भक्ति का मिश्रण है पूर्व के विद्यापति के पदों में। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के कहने का उद्देश्य यहाँ पर इतना मात्र है आदिकाल के संदर्भ में कि जो श्रृंगार रस के साथ में जो वीर काव्य लिखे गए थे, उदाहरण के रूप में अगर इनके कथन के अनुसार अगर हम किसी काव्य की बात करते हैं तो बीसल देव रासो आ जाता है। क्यों? क्योंकि बीसल देव रासो नाम से प्रतीत होता है कि रासो ग्रंथ है, लेकिन मूल तो जो उसमें जो काव्य है वो श्रृंगार परक काव्य है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि श्रृंगार के साथ श्रृंगार रस परक जो है ये रचना है बीसल देव रासो, और इसके साथ में वीर यानी कि रासों का जो मिश्रण हुआ है यदि पश्चिम के कथा काव्यों में है, पश्चिम यानी कि राजस्थान के कथा पृष्ठभूमि पर लिखा गया बीसल देव रासो है। इसी के बाद में वो कहते हैं तो श्रृंगार के साथ भक्ति का मिश्रण है, और इसी श्रृंगार के साथ में भक्ति का भी मिश्रण है। यहाँ पर जो श्रृंगार है, अगर हम बात करें बीसल देव रासो की, तो वो नायिका प्रधान, नायिका का जो श्रृंगारिक तत्व है नायक के प्रति, वो श्रृंगार है। लेकिन यहाँ पर जो श्रृंगार की बात हो रही है, श्रृंगार के साथ जो भक्ति का मिश्रण हुआ है कृष्ण काव्य के रूप में, वो किया है विद्यापति जी ने। और विद्यापति जी के जो पद हैं वो पूर्वी भारत के हैं। तो यहाँ पर पूर्व और पश्चिम के जब श्रृंगार की बात हुई है, पश्चिम में जो श्रृंगार की बात रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो भक्ति जो श्रृंगार है वो नायक नायिका का श्रृंगार है। नायिका का जो श्रृंगार परक वर्णन है वो बीसल देव रासो में है, और यहाँ पर जो उन्होंने बात की है वो की है विद्यापति की जो पदावली है, जो कृष्ण को आधार बनाकर लिखी गई है, उसमें इन पदों का मिश्रण मिलता है। यानी कि ये जो साहित्य है आदिकालीन साहित्य है। तो ये परिभाषा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की है। दूसरी परिभाषा भी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की ही है। क्या कह रहे हैं दूसरी परिभाषा में कि आदिकालीन कवि धार्मिकता और ऐहिकता, वीर और श्रृंगार, ईश्वरत्व और मनुष्यत्व के द्वंद्वों का समाहार करने में संलग्न दिखाई देता है।
यहां पर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी क्या कहना चाह रहे हैं कि आदिकालीन जो कवि हैं वो धार्मिकता और ऐहिकता वीर और साथ में ईश्वरत्व, जो ईश्वरत्व और मनुष्यत्व के द्वंद्वों का समाहार है। उनका कहना है कि जो आदिकालीन जो साहित्य लिखा है कवियों ने, उसमें धार्मिक और आपका ऐहिकता ऐतिहासिक रूप में दोनों का मिश्रण है। वहीं पर ईश्वरत्व और मनुष्यत्व दोनों का मिश्रण भी होता है। साथ ही में आगे जब इस कोटेशन को देखते हैं तो इसमें दोनों के श्रृंगार के द्वंद्वों के समाहार के साथ में इसमें भाषाओं का भी समाहार होता है, दो भाषाओं का संलग्न होता है, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं पहले से कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी यहां पर प्रचलित हो गई थी। अपभ्रंश का जो अस्त वाला रूप था और पुरानी हिंदी के उदय वाला रूप था। तो ये कथन जो है आपका, ये भी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। बात करते हैं अगले इतिहासकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं आदिकाल के विषय में कि आदिकालीन साहित्य परस्पर अंतर विरोधों का साहित्य है। इन्होंने दो शब्दों में बात खत्म कर दी। रामकुमार वर्मा ने सीधा सीधा कहा है कि जो आदिकालीन साहित्य है परस्पर अंतर विरोधों का साहित्य है। अंतर विरोध क्या थे? यहां पर जैसे कि दो विचारधाराएं भी टकराई। एक तरफ तो रासो साहित्य लिखा गया, एक तरफ लौकिक साहित्य लिखा गया, नाथ साहित्य था, बौद्ध साहित्य था। तो इन्होंने कहा है कि साहित्य परस्पर अंतर विरोध, साथ ही जैसे कि बात करें पृथ्वीराज रासो की या और भी बात करें कुमार रासो की, तो इसमें क्या था? द्वंद्व था। जैसे कि हमने संकीर्ण मानसिकता देखी थी, जब हम विशेषताएं पढ़ रहे थे उस समय हमने देखी थी कि संकीर्ण मानसिकताएं थी कि जो एक राजा था वो 20-150 गांव का या एक प्रांत का राजा होने के बाद में उसको लगता था कि यही मेरा देश है। तो छोटी सोच थी, संकीर्ण मानसिकता थी, उसी के आधार पर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो है अंतर विरोधों का साहित्य है। तो यहां प्रश्न ये भी बन सकता है कि आदिकालीन साहित्य को अंतर विरोधों का साहित्य किसने कहा है? तो ये रामकुमार वर्मा जी ने। बात करते हैं अगले इतिहासकार विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी क्या कहते हैं कि आदिकाल का साहित्य मुख्यतः प्रेम और वीर रस से ही संबंधित है। उन्होंने मुख्यतः दो आधार माने हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, प्रेम और वीर रस, क्योंकि प्रेम परक कविताएं भी लिखी गई हैं और वीर रस जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे चल के विशेष प्रवृत्तियों में रासो साहित्य। तो ये जो कहा है कि आदिकालीन साहित्य को दो ही भागों में किससे में माना है, प्रेम और वीर रस से संबंधित किसने माना है? तो आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी रहेंगे। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले इतिहासकारों की ओर। चलिए देखते हैं। ये परिभाषाएं सीधी सीधी भी प्रश्न में बन जाती हैं और इन्हीं परिभाषाओं में से प्रश्न भी निकालकर एग्जामिनर पूछ लेता है। और ये जितनी भी परिभाषाएं हम लिखा रहे हैं ये सारी महत्वपूर्ण है, या तो कहीं पूछी गई है या कहीं ना कहीं प्रश्न में बनने वाली हैं, संभावना ज्यादा है। आगे बात करते हैं अगली 5वें नंबर पर डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि अपभ्रंश काव्य को मोटे तौर पर अपभ्रंश काव्य को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सिद्ध काव्य, जो 84 सिद्ध हैं उन्होंने जो साहित्य लिखा है, सिद्ध काव्य, जैन काव्य जिसे रास साहित्य भी कहा जाता है, जैन काव्य और आपका है और बौद्ध जैनेतर काव्य और
बौद्ध जैनेतर काव्य, यानी कि जैनों से जो इतर काव्य था, दूसरा काव्य था, उसके विषय में इन्होंने यहां पर बात की है। दूसरी परिभाषा देखते हैं। यह भी परिभाषा डॉक्टर बच्चन सिंह जी की है। डॉक्टर बच्चन सिंह ये कहते हैं कि कबीर में जो उलट बासियां कबीर में जो उलटबासियां और सूर में दृष्टिकूट, यानी कि कबीर में जो उलट बासियां थी वो कहां से, और सूर में जो दृष्टिकूट दिखाई देते हैं वे चर्यापदों में पहले से ही विद्यमान है। यानी कि समाहित है। कोई नई इन्होंने प्रवृत्ति नहीं जागृत की थी, ये आदिकाल में सब पहले से लगा हुआ था। बात कर लेते हैं अगली परिभाषा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, अभी समझेंगे क्या कैसे है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये कह रहे हैं कि दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है। दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है। सातवीं सदी के बाद भारतीय साहित्य में इसका दर्शन होता है। भारतीय साहित्य में इसका दर्शन होता है। किसका? दोहा अपभ्रंश का जो छंद है। बात करते हैं अगली परिभाषा। ये भी आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी बात कर लेते हैं कि शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में आदिकाल के समान इतने स्वेध्य व्याधातु का युग कभी आया होगा। ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। बात कर लेते हैं, एक कथन और है डॉक्टर नगेंद्र जी का। डॉक्टर नगेंद्र जी क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों के
आक्रमण और युद्धों के प्रभावों की मनोस्थितियों का प्रतिफलन है। ये जो है आपके जो आलोचकों ने कथन कहे हैं वो कथन है। बात करते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह की। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि अपभ्रंश काव्य को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कौन सी 3 श्रेणियां हैं? पहला सिद्ध काव्य, दूसरा जैन काव्य और जो तीसरा है वो जैनेतर काव्य। जैनेतर सिद्ध काव्य जिसमें 84 सिद्ध हुए हैं। 84 सिद्ध, जब आगे सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे तो 84 सिद्ध हैं। इनकी विशेषताएं भी, इनकी कमियां भी देखेंगे। जैन काव्य, जैन काव्य जो है आपका, जिसको रास साहित्य भी बोला जाता है। जैन काव्य या रास साहित्य, रास साहित्य और रासो साहित्य दोनों में अंतर है। क्यों? क्योंकि जैन साहित्य जो है या जैन काव्य जो है ये जैन कवियों द्वारा लिखा गया था और ये एक चरित काव्य इसमें ज्यादा लिखे गए हैं। जैसे कि जैनों ने एक तरीके से जीवनी परक जो है यहाँ पे काव्य ज्यादा लिखे हैं। अपने जो पूर्वज थे उनकी जीवनी परक या उनके चरित का, यानी कि उनके जीवन का वर्णन किया है। जैनेतर काव्य में आपका आ जाएगा जो जैन से इतर है, यानी कि दूसरी तरफ है। जैसे कि आपके रासो साहित्य हो गया, लौकिक साहित्य हो गया। यानी कि यहां से प्रश्न ये भी बन सकता है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने जो आपका अपभ्रंश काव्य है उसे कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है या किस श्रेणी में विभाजित नहीं किया है। सिद्ध काव्य, जैन काव्य, जैनेतर काव्य, वीर रासो, इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। तो वीर रासो की जब बात आएगी तो वहां पर यह गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो है 3 श्रेणियों में बांटा है। सीधा सीधा भी प्रश्न बना है। बात कर लेते हैं अगले कथन की। अगला जो कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह जी का ही है। बच्चन सिंह क्या कह रहे हैं कि कबीर में जो उलटवासियां हैं, भक्ति काल में जब हम पहुंचेंगे तो हम कबीर की उलटवासियां पढ़ेंगे। उलटवासियों का मतलब होता है कि अगर कोई बात सीधी सीधी कही जा रही है तो ठीक है, नहीं तो कबीर ने क्या किया है, दरेरा देके उस बात को पद में रख दिया है। जैसे कि क्या कहते हैं, नैया बिच नदिया डूबत जाए। कबीर जी क्या कहना चाह रहे हैं कि नदी क्या कहते हैं, नाव के भीतर नदी बिच नैया डूबत जाए, यानी कि नाव के भीतर नदी कैसे डूब सकती है। उलटवासी है ना, सीधा सीधा इसका कोई अर्थ है ही नहीं। जबकि नाव तो नदी में डूबेगी, लेकिन नदी जो है वो नाव में कैसे डूब सकती है, असंभव है। तो इस तरह की जो बातें होती हैं वो उलटवासियां होती हैं। तो कबीर में जो उलटवासियां हैं वो आपके आदिकाल में मिलने लगी थी। और सूर में जो दृष्टिकूट है, सूर के काव्य में जो हमें दृष्टिकूट पद मिलते हैं, सूर सारावली, सूर सागर, साहित्य लहरी, तो दृष्टिकूट पदों का मतलब होता है, आप मानिए कि रीजनिंग, अगर आप सीधे सीधे शब्दों में समझेंगे तो रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है इसमें। कि जैसे कि होता है ना कि एक प्रश्न को जब कूट छिपा हुआ होता है तो आप 2 तरह से भी निकाल सकते हैं, गुणा भाग करके भी निकाल सकते हैं, क्रम में घटा के भी निकाल सकते हैं। तो दृष्टिकूट पद होता है कि कहा कुछ और जा रहा है, सामने वाला अर्थ दूसरा ले रहा है, तो ये दृष्टिकूट पद होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे तुम कौन कि मैं घनश्याम, तो कहीं और जाके बरसो, जब अलंकार पढ़ेंगे तब इन चीजों को देखेंगे तो दिखाई देते हैं। वे चर्यापदों में पहले से ही विद्यमान थे। तो ये जो चर्यापद हमारे आदिकाल में है, तो इसमें कबीर की उलटवासियां और सूर के दृष्टिकूट पद आदिकाल में किसमें समाहित थे या किसमें विद्यमान थे, तो आपके यहाँ पर चर्यापदों में पहले से ही विद्यमान थे। ये कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कबीर की उलटवासियां और सूर के दृष्टिकूट पदों का वर्णन पहले किसमें बताया है, तो चर्यापदों में बताया है। बात कर लेते हैं अगले आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। द्विवेदी जी कहते हैं कि दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है। सीधे सीधे प्रश्न बन सकता है कि दोहे को अपभ्रंश का लाडला छंद किसने कहा है, तो सीधा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। 7वीं सदी के बाद भारतीय साहित्य में इसका दर्शन होता है। 7वीं सदी के बाद भारतीय साहित्य में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किसके दर्शन की बात करते हैं, तो वो बात करते हैं दोहा जो है
दोहा छंद की। दोहा या दूहा अपभ्रंश में दूहा कहा जाता है। तो इस तरह से दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है। दोहे को अपभ्रंश का लाडला छंद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। और ये कब से भारतीय साहित्य में ये मिलने लगता है? तो 7वीं सदी के बाद में। बात करते हैं अगले कथन की। अगला कथन फिर से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे द्विवेदी जी कि शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में आदिकाल के समान इतने स्वतः व्याघातों का युग कभी आया होगा। स्वतः व्याघातों का युग यानी कि खुद आक्रमण करने के लिए, जैसे होता है ना कि जो राजा थे वो लालायित रहते थे आस पड़ोस के राजाओं से, तो उन्होंने कहा है कि इस तरह का जो युग है वो भारतवर्ष में आदिकाल से पहले या बाद में नहीं आया है। आदिकाल के समान इतने स्वतः व्याघातों का युग कभी आया होगा, ऐसा हिंदी साहित्य के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। ये आदिकाल में ही था कि राजा जो थे छोटे छोटे राज्यों को हड़पने के लिए लड़ते रहते थे। या आप देखेंगे पृथ्वीराज रासों में या विसलदेव रासों में भी नायक नायिकाओं के संदर्भ में भी देखने को मिलता है कि कैसे नायक जाता है नायिका के लिए, फिर युद्ध करता है, फिर उसको लेके आता है। ये सब कहानियां हम आगे पढ़ेंगे। आगे बात कर लेते हैं। तो ये सीधा सीधा कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कि भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में आदिकाल के समान इतने स्वतः व्याघातों का युग कभी नहीं आया है। ये कथन किसका है? सीधा सीधा प्रश्न बनेगा यहाँ से, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। बात कर लेते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी की। डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं कि आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों के प्रभावों की मनई स्थितियों का प्रतिफलन है। डॉक्टर नगेंद्र जी क्या कह रहे हैं? बात वहीं लाते हैं घुमा के वो भी आलोचक कि आदिकाल का जो संपूर्ण साहित्य है वो आक्रमण और युद्धों के बीच युद्धों के प्रभावों की मना स्थिति का प्रतिफलन है। यानी कि आक्रमण और युद्ध जब होते थे, ये आदिकाल एक ऐसा है कि इसमें कवि राजाओं के साथ में युद्ध भी लड़ते थे। जैसे आप देखेंगे चंद्रवरदाई को, तो चंद्रवरदाई क्या थे कि अपने राजा के साथ युद्ध में भी लड़े। और इनके विषय में तो माना भी गया है कि इनके जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान, ये और चंद्रवरदाई, इनका दोनों का जन्म भी एक दिन हुआ था और अंतिम में युद्ध रणभूमि में ये दोनों मृत्यु को भी एक ही दिन प्राप्त हुए थे। तो ये है कि आक्रमणों और युद्धों के प्रभावों की मना स्थिति इन्होंने वर्णित की है। क्योंकि कवियों के पास क्या था, कवियों ने क्या किया है कि अपने राजाओं की प्रशंसा उन्होंने लिखी है। तो साथ में दूसरे राजा को हराना और अपने राजा की विजय पताका आदिकाल के कवियों की विशेषता रही है। और यही है कि चारण क्या कहते हैं, चारण साहित्य, रासो साहित्य, ये आपको जो है वीर रस परक जो रचनाएं मिलेंगी उसमें चारण साहित्य या रासो साहित्य बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा आदिकाल की। तो ये है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, विभाजन करते हैं आदिकाल की विशेषताओं में। चलिए, यहां से परिभाषाएं तो बहुत पूछी जाती हैं, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी वो हो चुकी हैं। कुछ परिभाषाएं बचेंगी तो वो बाद में भी हो जाएंगी। वैसे मुख्यतः यही थी, इसके बाद हमें नहीं लगता कि आगे से प्रश्न बनेगा भी। चलिए, जितना हो वीडियो को साथ के साथ शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है कोई ना कोई कहीं बैठ के वीडियो का इंतजार कर रहा हो। बात करते हैं आदिकालीन काव्यधाराएं। आदिकालीन काव्यधाराएं यानी कि आदिकाल जो है वो किन किन काव्यधाराओं में विभाजित है। किसी भी साहित्य को पढ़ने से पहले उसकी पूर्ण जो पृष्ठभूमि हम लोग बांध लेते हैं, ज्यादा बेहतर होता है। बात करते हैं, पहले बात कर लेते हैं पहले नंबर पर रासो साहित्य। रासो साहित्य या चारण साहित्य। या चारण साहित्य एक ही बात है, विशेषता के बारे में बात करेंगे। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं जैन साहित्य या रास साहित्य।
जैन साहित्य या रास साहित्य। कंफ्यूज नहीं होना है रास में और रासों में। तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं सिद्ध साहित्य। जो 84 सिद्ध हैं उनके द्वारा जो लिखा गया काव्य है सिद्ध साहित्य है। और इसी के साथ में इसमें बात कर लेते हैं बौद्ध साहित्य, क्योंकि बौद्ध साहित्य से ही शाखाओं में विभाजित हुआ है। आगे बात कर लेते हैं हम नाथ साहित्य। जो नौनाथ हैं उन्होंने जो साहित्य लिखा है या उनकी जो विशेष प्रवृत्तियां हैं, नाथ साहित्य या शैव साहित्य। शैव साहित्य, इनको शैव भी बोला जाता है। आगे बात कर लेते हैं लौकिक साहित्य की। लौकिक साहित्य में जो एक विशेष लोक प्रवृत्ति का होता है उसको लौकिक साहित्य बोलते हैं। क्षेत्र विशेष में जो होता है साहित्य, एक क्षेत्र विशेष भाषा में। बात कर लेते हैं अपभ्रंश। इसके बाद हम इसी में देखेंगे एक अपभ्रंश प्रभावित, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं। और इसी के साथ में दूसरी श्रेणी हम कर लेते हैं अपभ्रंश के प्रभाव से, अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी रचनाएं। पार्टों में तो और भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है या जो इतिहासकारों ने किए हैं बहुत ज्यादा पार्ट इसमें डिवाइड नहीं किए हैं। जैसे कि शुक्ल जी की बात करें तो उन्होंने देश भाषा काव्य कह दिया, अपभ्रंश साहित्य कह दिया, नाथ साहित्य, बौद्ध साहित्य, इस तरीके से विभाजित किया है। इसका पार्ट विभाजन कभी आपसे नहीं होगा। जो इसका वर्ग विभाजन है ये कभी आपसे प्रश्न नहीं बनेगा। यहाँ से जो विभाजित क्षेत्र रहता है, जैसे रीतिकाल रहेगा आपका, वहां से प्रश्न बनेगा, भक्ति काल रहेगा तो वहां से प्रश्न बनेगा, लेकिन यहां से आपको डिवाइडेशन वाला प्रश्न नहीं बनेगा। बात कर लेते हैं पहले रासो साहित्य या चारण साहित्य। थोड़ी सी पृष्ठभूमि बांध लेते हैं, उसके बाद एक एक करके विशेषताएं, उनसे संबंधित पुस्तकें, उनकी भी विशेषताओं में फिर चर्चा करेंगे। रासो साहित्य या चारण साहित्य। रासो साहित्य क्या है कि जो राजाओं की प्रशंसा में लिखा गया साहित्य है, रासो साहित्य है। चारण साहित्य यानी कि कवियों ने जो अपने राजाओं की प्रशंसा में जो चारण या पद गाए हैं वो साहित्य चारण साहित्य है। इसमें अगर बात करें कुछ रचनाओं में तो आपकी बीसल देव रासो, बीसल देव रासो, खुमान रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, बाकी जब विस्तृत पढ़ेंगे तब देखेंगे पृथ्वीराज रासो। आगे बात कर लेते हैं जैन साहित्य या रास साहित्य की। जैन साहित्य जो जैन कवियों द्वारा लिखा गया चरित काव्य है। रास, रास से कभी कभी भ्रामक भी हो जाते हैं हम लोग, यानी कि कहीं नृत्य परक तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो रास शब्द है, इस रास में और इसमें जो रासों वाले में जब हम रास देखेंगे आलोचकों द्वारा कहे गए, दोनों में अंतर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो रास साहित्य है, इसी के बाद में रासो साहित्य भी आता है, लेकिन हम यहाँ पे पहले रासो साहित्य देखेंगे। रास साहित्य ये सिर्फ एक गायन की शैली से है। यहाँ पर जो रास का अर्थ है वो गायन शैली में है, लेकिन यहाँ पे जो जैन कवियों ने जो जैन साहित्य लिखा है वो गायन शैली में लिखा है, जीवन चरित रूप में उन्होंने इसको लिखा है। बात कर लेते हैं जैसे कि यहाँ पर जैन साहित्य में बात कर लेते हैं। जैन साहित्य या इसी को धार्मिक साहित्य भी बोल देते हैं, धार्मिक साहित्य। इसमें जब बात करते हैं तो उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास, नेमिनाथ रास, नेमिनाथ मुनि है, उनकी जो चरित लिखी है तो नेमिनाथ रास, यानी कि उनसे संबंधित जो उनका चरित काव्य लिखा है तो ये आपका नेमिनाथ रास आ गया। स्पष्ट हुआ होगा। आगे बात करते हैं सिद्ध साहित्य या बौद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य आदिकाल में 84 सिद्ध हुए हैं।
84 के विषय में तो नहीं पढ़ के, लेकिन इसमें जो 3 महिलाएं हैं उनकी विषय विशेषताओं के विषय में हम पढ़ेंगे। तो यहां पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी, सिद्ध कितने हैं? 84 सिद्ध हैं। इनकी जो 84 सिद्ध हैं, बाकी विशेषताएं आगे पढ़ेंगे। बात कर लेते हैं आगे नाथ साहित्य या शैव साहित्य। नाथ साहित्य में आप जानते हैं 9 नाथ हैं। मुख्य जो है मच्छिंद्र नाथ हैं, गोरखनाथ हैं। गोरखनाथ को प्रवर्तक भी माना जाता है। कैसे फिर उन्होंने पतंजलि के हठ योग को लेकर यहाँ पर आए थे, और इन्हीं का ये हठ योग आगे भी जाता है, भक्ति काल में भी गया है। तो यहाँ पे नाथों की बात कर लेते हैं। शैव यानी कि शिव को जो पूजने वाले हैं उन्हें शैव कहा जाता है। यहाँ पर जो है 9 नाथ हैं। नाथों की संख्या से भी प्रश्न बनता है, 9 नाथ हैं, और जो प्रवर्तक के रूप में भी माने जाते हैं। प्रवर्तक के रूप में 2 आ जाते हैं कभी कभी, मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ। गोरखनाथ हिंदी साहित्य में इनको स्थान दिया गया है। बाकी अगर जीके वगैरह में प्रश्न आता है तो मत्स्येंद्र नाथ को माना जाता है, जबकि शुक्ल जी ने सीधे सीधे गोरखनाथ को माना है। बात कर लेते हैं लौकिक साहित्य की। लौकिक साहित्य एक क्षेत्र विशेष में, या एक लोक जिसको कहते हैं, यानी कि कुछ एरिया विशेष में जो रहता है, जहां पे पता चलता है कि यहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है, या पश्चिमी में बात करें राजस्थान में तो यहाँ पे मारवाड़ी बोली जाती है, और दूसरी तरफ अहिरवाटी बोली जाती है। तो एक क्षेत्र विशेष में जो गायन शैली में लेके जो साहित्य लिखा जाता है एक क्षेत्र विशेष पर, वो लौकिक साहित्य होता है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत अगर हम बात करें यहां पर, तो आपके विद्यापति, अमीर खुसरो, अब्दुमाड़ यानी कि अब्दुल रहमान का जो संदेश राशक, ये भी लौकिक साहित्य में आता है। और भी अन्य रचनाएं मिलेंगी हमें लौकिक साहित्य में। बसंत विलास भी है। बात कर लेते हैं अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं। ये 2 पार्ट इसलिए किए हैं यहाँ पर कि अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं और अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी रचनाएं। क्योंकि अपभ्रंश प्रभावित इन जो ये मतलब हमारी जो विशेषताएं हैं, जो पार्ट डिवाइड हुए हैं, इसमें भी कुछ अपभ्रंश भाषाओं में लिखी गई कविता रचनाएं मिलेंगी हमें, और कुछ अपभ्रंश से दूसरी भाषाओं में मिलेंगी। तो यहाँ पे डिवाइड करके जब हम पार्ट डिवाइड कर लेंगे रचनाओं का, इसको इसलिए करेंगे ताकि जो परीक्षा में है प्रश्न बनते हैं कि अपभ्रंश भाषा की रचना नहीं है, हमें एक प्रश्न को हल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो अपभ्रंश से प्रभावित जो रचनाएं हैं देख लेते हैं। इसमें आपकी है सिद्ध साहित्य आ जाएगा आपका। सिद्ध साहित्य के बाद में आपकी श्रावकाचार, श्रावकाचार के बाद में जैसे आपकी हमीर रासो हो गई, और भी कई रचनाएं हैं, ये इसमें आ जाएंगी। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी रचनाएं, यहां पर वो रचनाएं आएंगी जिनमें अपभ्रंश भाषा नहीं पाई जाती, या जो अपभ्रंश में नहीं लिखी गई है। बात कर लेते हैं कौन कौन सी हैं। परमाल रासो, खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो आदि। जब विशेष तथ्यों में पढ़ेंगे तब इनको देखेंगे। यहां पर ये ही है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बढ़ते हैं रासो साहित्य की ओर। चलिए एक अंतिम तथ्य देख लेते हैं, इसके बाद थोड़ा हम भी अस्वस्थ हैं इसीलिए बात कर लेते हैं। रासो साहित्य पे थोड़ा सा नामकरण पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद की अगली वीडियो में देखेंगे। बात करते हैं रासो साहित्य। विस्तृत चर्चा कल होगी इस पे। रासो साहित्य देख लेते हैं क्या है। आदिकालीन साहित्य में
आदिकालीन साहित्य में वीर भावना से प्रेरित होकर वीर भावना से प्रेरित होकर लिखे गए काव्य को रासो साहित्य कहते हैं। लिखे गए काव्य को रासो साहित्य कहते हैं। इसे चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में लिखा गया होने के कारण चारण साहित्य भी कहा जाता है। यह डिंगल पिंगल शैलियों में रचा गया है। यानी कि डिंगल में गद्य लिखा जाता है और पिंगल में काव्य शैलियों में रचा गया है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आदिकालीन साहित्य जो था, ये आदिकालीन साहित्य सीधा सीधा है इसमें कि जिस कवि ने जो राजा थे उनकी वीरता का वर्णन जहां किया है, राजा की जो वीरता का वर्णन कवियों ने किया है वो रासो साहित्य है। यानी कि वीररसपूर्ण जो उनकी रचनाएं लिखी हैं वो रासो साहित्य है। और यहीं पर जो चारण कवि थे या उनके राजाओं के जो सामंती कवि थे, उनके दरबार में रहते थे, उन कवियों ने जो चारण कवि थे अपने राजाओं की प्रशंसा लिखी है, तो इसीलिए इसको चारण साहित्य भी कहा जाता है। रासो साहित्य या चारण साहित्य रासो साहित्य को ही कहा जाता है। बात कर लेते हैं, ये दो शैलियों में लिखा गया है, डिंगल शैली और पिंगल शैली में। डिंगल शैली में ज्यादातर गद्य का भाव लिखा गया है। यानी कि डिंगल जो शैली है वो थोड़ी कर्कश होती है, यानी कि ओजपूर्ण होती है, यानी कि राणा इस तरह के शब्दों का प्रयोग इसमें होता है। और जो पिंगल शैली है, पिंगल शैली में मधुर आवाज में या गे पदों में काव्य लिखा जाता है। ये एक तरीके से राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है और डिंगल में राजस्थानी या अपभ्रंश मिश्रित खड़ी बोली है। तो ये बात थी आदिकाल की। आदिकाल में जो रासो साहित्य था इसकी बात थी। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में देखते हैं रासो साहित्य की उत्पत्ति आज ही देख लेते हैं। चलिए बात करते हैं रासो साहित्य की उत्पत्ति किसने किस शब्द से मानी है। रासो शब्द की उत्पत्ति देखिए, ये वीडियो ऐसा नहीं है कि टीजीटी पीजीटी ही है, ये छत्तीसगढ़ झारखंड सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। कई बार मैसेज आते हैं कि क्या ये छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। बात कर लेते हैं पहली गारशादा तासी, जिन्होंने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा है। इन्होंने जो शब्द माना है राजसज्ञ या कहें बात राजसूय,
इन्होंने माना है कि राज सूर्य से उत्पन्न, राज सूर्य से उत्पन्न जो है उससे रासो बना है। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं नरोत्तम स्वामी। नरोत्तम स्वामी जी ने रसिक शब्द से उत्पत्ति मानी है। रसिक में भी इन्होंने क्या माना है? रसिक, रसिक के बाद में राउस और इसके बाद में हो जाता है रासो। इन्होंने इस तरह से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। तीसरे नंबर पे है विंदेश्वरी पाठक। विंदेश्वरी पाठक और आपके हरप्रसाद शास्त्री, हरप्रसाद शास्त्री, इन दोनों लोगों ने जो मानी है राजयश शब्द से, राजयश शब्द से रासों की उत्पत्ति मानी है। इसका मतलब होता है कि राजाओं का यश, राजाओं के यश का गुणगान। आगे बढ़ते हैं। अगले हैं चंद्रवली पांडे। चंद्रवली पांडे जी ने किस शब्द से मानी है? उन्होंने मानी है रासक। राशक शब्द से इन्होंने रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। ये जो राशक है ये एक नृत्य गीत परक है। नृत्य गीत परक माना है। बात कर लेते हैं अगली। अगली है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आदिकाल सबसे ज्यादा विवादास्पद काल रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी रासक शब्द से ही मानी है, लेकिन इनका जो रासक शब्द है ये अलग है। यह एक प्रकार का छंद एवं काव्य भेद माना है। यह एक प्रकार का छंद एवं काव्य भेद है, ये इन्होंने माना है। बात कर लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इन्होंने मानी है रसायन या रसायन, रसायन या रसायन, और आपका नाम हो जाता है, आप सभी जानते हैं। इन्होंने किस आधार पर मानी है इसकी बात कर लेते हैं। इन्होंने माना है बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो में एक पद है, उसके आधार पर इन्होंने माना है। पद की बात कर लेते हैं। 1272 मझारी, मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, जेठ बदी नवमी बुधवारी, यानी कि बुधवार का दिन था। जेठ महीने में नवी तिथि थी बुधवारी। आगे है कि नाल, यानी कि नल में नाल रसायन, रसायन आरंभई, यानी कि नल ने इस बीसलदेव रासो को, रसायन को लिखना आरंभ किया। आरंभई शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी, तूठी ब्रह्म कुमारी। ये है इन सबके उत्पत्ति के विषय में। देखते हैं गारसादा तासी। गारसादा तासी जी ने
राजसज्ञ या राजसूय शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। इनका मानना है कि राजसूय या राजसज्ञ, ज्ञ यानी कि सबको जानने वाला, इन्होंने कहा है कि राज सूर्य उत्पन्न, यानी कि जैसे राजाओं का जो सूर्य उत्पन्न होता है उससे इन्होंने जो है रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। तो सीधा सीधा भी प्रश्न बन जाता है, गारसदातासी ने किस शब्द से उत्पत्ति मानी है, तो ये आपके राजशब्द या राजसूय से मानी है। बात कर लेते हैं नरोत्तम स्वामी जी की। नरोत्तम स्वामी जी ने रसिक शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। जैसे कि रसिक है पहले, रसिक के बाद में राउस हुआ और राउस से परिवर्तन होके रासो हुआ। तो ये जो क्रम है नरोत्तम स्वामी जी द्वारा माना गया रसिक शब्द की उत्पत्ति से है। बात कर लेते हैं विंदेश्वरी पाठक और हरप्रसाद शास्त्री जी। इन दोनों ने राजयश से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। विंदेश्वरी पाठक और हरप्रसाद शास्त्री जी ने राजयश से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है, यानी कि राजाओं के यश का गुणगान जिस रूप में किया गया है वो रासो है। आगे बात कर लेते हैं चंद्रवली पांडे जी। चंद्रवली पांडे जी ने भी रासक शब्द से जो है रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है, और इनका जो रासक शब्द लाने का उद्देश्य है वो है नृत्य गीत परक माना है। इनका जो रासक शब्द है चंद्रवली पांडे जी का, इन्होंने एक नृत्य गीत परक इस रासक शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया है, यानी कि इस रूप में जो रासक है वो रासो है। आगे बात कर लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी रासक शब्द से ही रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। इनका मानना है कि यह एक प्रकार का छंद एवं काव्य का भेद है। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दोनों ने रासक माना है और दोनों के रासक मानने में अंतर है। चंद्रवली पांडे जी ने एक नृत्य गीत के रूप में माना है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक छंद या एक काव्य के भेद के रूप में माना है। महत्वपूर्ण हो जाता है कि रासक शब्द की उत्पत्ति छंद या काव्य भेद के रूप में किस इतिहासकार ने मानी है रासो के संदर्भ में, तो ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बात कर लेते हैं आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी ने रसायन, बात करते हैं रसायन। रसायन का मतलब होता है मिश्रण। मिश्रण दो तथ्यों का, दो विचारों का या दो से अनेक विचारों का जब मिश्रण होता है या तथ्यों का मिश्रण होता है तो वो रसायन कहलाता है, और यही पे है रसायन। तो इन्होंने जो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो आधार माना है, इन्होंने जो रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है वो विसल देव रासो में एक पद है, उसके आधार पर इन्होंने इसके उत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। रसायन या रसायन विसल देव रासो में ही है कि 12 से 72 मजारी, यानी कि 1272 यानी कि 1212 72 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, यानी कि जेठ माह में नवमी तिथि और बुधवार का दिन था। नल यानी कि बीसल देवरासो के रचयिता जो है नाला जी है। नल रसायन आरंभ हुई, और नल ने ये रचना जो रसायन है बीसल देवरासो है, ये रचना लिखनी शुरू की। शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी, तो ये इस पद के आधार पर इन्होंने रसायन शब्द से उत्पन्न रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। एक और तथ्य की बात कर लेते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी इन्होंने रासौ शब्द से व्युत्पत्ति मानी है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने रासौ शब्द से जो है रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। यह है आपका रासो शब्द की उत्पत्ति किसने किससे मानी। यहां से सीधे सीधे प्रश्न भी बन जाते हैं। मिलान वाले प्रश्नों में नेट जेआरएफ की परीक्षाओं में भी प्रश्न यहां से बनते हैं कि किसने किस शब्द से मानी है। शब्द दिए रहेंगे, इतिहासकार दिए रहेंगे, वहां से सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है। ये थी हमारी आज की क्लास, यहीं तक थी। अगली क्लास में हम मिलेंगे आपसे रासो साहित्य पे विशेष चर्चा के साथ में। कौन कौन से साहित्य लिखे गए हैं, कौन कौन सी रचनाएं विशेष हैं, किन रचनाओं के कौन कौन से विशेष तथ्य हैं। तो आप मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि आपको नए तथ्य मिल रहे हैं, जानकारियां महत्वपूर्ण है,
परीक्षा उपयोगी दृष्टि से आपको वीडियो दी जा रही है। देखिए, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि लिखा के एकदम से पढ़ा के हम आगे बढ़ जाएं। हमारा उद्देश्य है कि जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं, एकदम बेस से लेके हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आप किसी शब्द के अर्थ को नहीं समझ पा रहे होंगे या नहीं जान पा रहे होंगे, अन्य किताबों में पढ़ रहे होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, किस तरह से प्रश्न बन रहा है, किस तरह से हमें पढ़ना है, कैसे हमें अपनी परीक्षा को क्रैक करना है, एग्जाम क्रैक करना है। तो ये सब लक्ष्य भेदने के लिए हम आपको एक लेके चल रहे हैं। कई बार कोई कमेंट आता है कि बहुत फालतू टाइम हम लोगों के पास नहीं है। देखिए, हमें बेस से लेके चलना है। अगर आपने ज्यादा पढ़ लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम यहाँ से बेस से दे रहे हैं, क्योंकि हमें हर कैंडिडेट को एक दृष्टि में रखना है। जिसने पढ़ लिया है उसको भी, जो पढ़ रहा है वो भी। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। हो सकता है कुछ लोगों ने भी तैयारी नहीं शुरू की होगी, तो बेहतर है आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी परीक्षा की कोई निर्धारित तिथि किसी की भी आई नहीं है। और इस समय की गई तैयारी लास्ट मोमेंट में बहुत अच्छी हो जाती है। आप आराम से पढ़ते रहिएगा। आज की क्लास यहीं तक थी। आगे मिलेंगे रासो साहित्य में और विशेष तथ्यों के साथ में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।